नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने वाले हैं भारत में जिहाद का मतलब क्या है। भारत में जिहाद का मतलब अलग अलग मौलाना अलग अलग तरह से निकालते हैं। एक मौलाना ने अभी 2 दिन पहले ही कहा था जिहाद चलता रहेगा, जब तक जुल्म करते रहेंगे जिहाद चलता रहेगा। साथ में ये भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट न्याय नहीं कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट, ये जगजाहिर बात है कि बाबरी मस्जिद से लेकर, हालांकि हम उसको बाबरी ढांचा कहते हैं, बाबरी ढांचे से लेकर अभी तक के जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आ रहे हैं खासतौर से मुसलमानों को लेकर, वो निर्णय ये बता रहे हैं कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी या सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं, वो सरकार के अनुरूप हो गए। ये बात ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत के समय पर ही क्यों शुरू होती है। हालांकि उन्होंने कहा पहले बहुत अच्छे जजमेंट आते रहे, हमारे रेजोल्यूशन जमात-ए इस्लामी हिंद के 20 रेजोल्यूशन होंगे जिसमें हमें सहारा कोर्ट से है, लेकिन कोर्ट ऐसा लग रहा है सरकार के दबाव में काम कर रहा है, इसलिए हमको न्याय नहीं मिल रहा। उन्होंने ये भी कहा कि हमको ऐसा लग रहा है कि अब सिचुएशन भारत में ये आ गई कि हमको दीवार से लगा दिया गया है, हमको दबाया जा रहा है। तमाम तरह के जिहादों की चर्चा की जा रही है, जिसमें थूक जिहाद नया शब्द निकाला है, थूक जिहाद की बात कही जा रही है, एजुकेशन जिहाद की, यूपीएससी जिहाद की और लव जिहाद की, और तमाम तरह के जिहादों की बात कही जा रही है। ये तमाम तरह के जिहाद नए नए तरीके के खोलकर रखे हैं। ये सारी बातें उन्होंने अभी सामने कही। अब ये बात कही थी तो मैंने उस दिन भी कहा था कि भाई मौलाना ने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वो बहुत गंदे शब्द हैं। वो सुप्रीम कोर्ट पर कहता है, सुप्रीम कोर्ट को लेकर बहुत गलत बात करता है और सुप्रीम कोर्ट पर प्रश्न खड़े करता है। पूरा देश सुप्रीम कोर्ट से नाराज इस बात पर रहता है कि सुप्रीम कोर्ट लगातार रोहिंग्या, बांग्लादेशी और इनके उनके विषयों पर सुप्रीम कोर्ट पक्ष लेता है। जब भारत की सरकार ने एक फॉरेन ट्रिब्यूनल के सामने मुकदमा चलवाकर किसी को बांग्लादेश भेज दिया, तो फिर बांग्लादेश से उनको वापस बुलाने का आदेश क्यों दे रही है सुप्रीम कोर्ट? क्यों सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि नहीं, इनको दोबारा बुलाकर पूरा ट्रायल चलना चाहिए और इनको पूरी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, कोर्ट के सामने अपील का राइट इनका खत्म नहीं होना चाहिए? हाई कोर्ट तमाम इस तरह के ऑर्डर कर रहे हैं। ये सिचुएशन हमको दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट लगातार, आप समझ लीजिए कि लगातार पिछले कई वर्षों से सुप्रीम कोर्ट से पूरा देश नाराज इसलिए था कि भाई सुप्रीम कोर्ट माइनॉरिटी के राइट को लेकर बहुत संजीदा है। सुप्रीम कोर्ट माइनॉरिटी के फंडामेंटल राइट को लेकर बड़ी संजीदा है। बहुत सारे जजमेंट ऐसे आ रहे हैं, लोग उनको सुप्रीम कोर्ट को जाने क्या क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन 2-3 दिन में ही जैसे ही ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत सीट पर बैठे और उनका रुख इनको पता लगा, उनका रुख पता लगते ही इन्होंने स्टेटमेंट देने शुरू कर दिए। वो प्रेशर में लेना चाहते हैं। ये वैसे ही है जैसे ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस हुआ करते थे। आर्टिकल 370 राम मंदिर के केस को वो लगातार सुनना चाहते थे और उस समय कांग्रेस ने पहले उनके समय पर, मतलब कांग्रेसी वकीलों ने ये कहा कि इसका लाभ केंद्र सरकार को हो जाएगा, इसलिए इसकी सुनवाई न करी जाए। लेकिन उन्होंने कहा हम इसको सुनेंगे, तो उनके खिलाफ महाभियोग भी लेकर आए थे। महाभियोग का प्रस्ताव उनके खिलाफ रखा गया था। वेंकैया नायडू साहब उपराष्ट्रपति हुआ करते थे और उच्च सदन में वो रखा गया था। हालांकि वो स्वीकार नहीं हुआ था, लेकिन ये देखने में आ गया था कि ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा कहीं ना कहीं उनको, जब वो सीट पर बैठते थे तो उनका चेहरा बताता था। मैं जब, मतलब हम लोग तो वो लोग हैं जो रोज डेली मर्रा पर देखने वाले लोग हैं, तो उनका चेहरा उसके बाद बताने लगा था कि वो कहीं ना कहीं ये महाभियोग वाले प्रकरण से उनके मन में कुंठा आ गई है। और ये हुआ भी ऐसे ही कि उनके समय पर वो डिसीजन नहीं हो पाए। हालांकि परमात्मा जो करता है वो अच्छा ही करता है। ऑनरेबल जस्टिस गोगोई के सामने हुआ, जो कि कांग्रेसी माने जाते थे, कम्युनिस्ट माने जाते थे, और वो कर गए। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, यहां पर जो मैं कहना चाह रहा था वो सिर्फ इतना कि जजेस को टारगेट किया जाता है। अभी मुझे लगता है ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, 15 महीने के लिए चीफ जस्टिस हैं, और आते ही रोहिंग्या बांग्लादेशियों के मामले में जो उन्होंने स्टेटमेंट देने शुरू किए हैं, या सुनवाई के दौरान जो उन्होंने कहना शुरू किया है कि भाई ये कोई धर्मशाला थोड़ी ना है, यहाँ रेड कारपेट थोड़ी ना बिछाया जाएगा, कोई जो इलीगल घुसा है उसको भी आप फंडामेंटल राइट बता रहे हैं, उसको भी आप राइट टू शेल्टर, राइट टू फूड और ये वो बता रहे हैं। ये भारत में नहीं चलेगा, रेड कारपेट नहीं बिछाने वाले उनके लिए। और भारत में कानून का शासन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप घुसपैठियों को जो इलीगली भारत में घुसाया उसका वो जो नुकसान करेगा उसको लेकर आप यहाँ पर राइट मांगने चले आए। ये नहीं हो सकता। अब ये जो उनके बयान
पहले दिन से ही शुरू हो गए। चीफ जस्टिस बनने के तुरंत बाद उन्होंने जो कहना शुरू किया कि भाई नई ये ट्रेंड में आ गया है कि जो बेंचें बैठ रही हैं वो बेंचें पुराने वाले जजमेंट को पलट रही हैं। फिर उन्होंने जो 9 जजेस की बेंच का एक जजमेंट था जिसमें टैक्स बनाम रॉयल्टी का 8-1 से डिसाइड हुआ था, उसके लिए जब उसकी क्यूरिटी पिटीशन स्वीकार कर ली और उसके लिए उन्होंने कहा कि 9 जजेस की बेंच हम बनाएंगे दोबारा, और ऐसे कई मामले जो पुरानी बेंचों के थे जिन पर क्यूरिटी पिटीशन है या रिव्यू पिटीशन है या क्यूरिटी पिटीशन आई हुई है, उनको उन्होंने रीओपन करने की बात कही। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ट्रेंड ये चल गया कि पुराने जजमेंटों को पलटकर ये भी कर दिया। जब उनकी अदालत में मेंशनिंग होते समय कई देशों के जजेस बैठे हुए थे, उस समय जब एनजेएसी की बात कही गई तो उन्होंने कहा मैं इस पर विचार करूंगा कि एनजेएसी कितना सही है। हालांकि उनका पहले भी बयान आ चुके हैं कि एनजेएसी पूर्ण रूप से वेल प्रूव्ड नहीं है। अब लेकिन डिसीजन तो सुप्रीम कोर्ट के हैं, चीफ जस्टिस के हैं नहीं, तो चीफ जस्टिस को वो मामला दोबारा सुनना पड़ेगा। इसके लिए रीओपन फाइल करनी पड़ेगी, रीओपन करके उसकी नई सिरे से हो सकता है प्लीडिंग हो जाए, तो 2015 का जजमेंट को दोबारा खोलना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने बेंच पर बैठकर हिंदी में कहा कि मैं इस पर विचार करूंगा। अब इस पर विचार करूंगा ये कहना, ये सारी चीजें अपोजिशन के तो काटो तो खून नहीं निकल रहा होगा, उनको तो लग रहा होगा। और खासतौर से भारत में जो माइनॉरिटी समुदाय जिसके लिए मनमोहन सिंह जी कहा करते थे कि भाई पहला अधिकार उनका है, जिसके लिए आप सोचो ऑक्सफोर्ड में कहा गया कि नहीं पहला अधिकार भारत में माइनॉरिटी का है, जिनके लिए यह कहा गया कि इनको प्रिजर्व करना हमारी जिम्मेदारी, जिनके लिए नेहरू लियाकत समझौता साइन किया गया, पंत मिर्जा समझौता साइन किया गया, मतलब इतने काम किए गए। और जो पूरे देश की प्रॉपर्टी जो पाकिस्तान से जो लोग आए थे उस हिस्से से उनको मिलनी चाहिए, उनके धर्म स्थल वहां सब नष्ट कर दिए गए। जो यहां पर धार्मिक स्थल मुसलमानों के थे, सार्वजनिक स्थल थे, वो वहां के उन्होंने ले लिए, यहां वाले को वक्फ बोर्ड बनाकर रख दिया। आप समझ लीजिए उसके बाद मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 2013 में जो वक्फ का संशोधन किया था, ऐसा लग रहा था कि वो तो इस्लामिक शासन स्थापित करना चाहते हैं ये लोग। ऐसा लग रहा था कि भारत से पार्टीशन पाकिस्तान का नहीं हुआ, भारत अभी भी इस्लामिक कंट्री है। और ऐसा लग रहा था कि भारत में वो इस्लामिक कंट्री को स्थापित करना चाहते हैं ये लोग। बिहार के चुनाव में भी जिस प्रकार से उन्होंने कहा हम कूड़े में फेंक देंगे, ममता ने कहा हम अपने यहाँ लागू नहीं होने देंगे, ये जो चल रहा है ऐसा लग रहा है कि पूरा अपोजिशन सिर्फ एक बात पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है कि कैसे हिंदुस्तान के अंदर मेजोरिटी को सप्रेस किया जाए, मेजोरिटी को बिल्कुल कूड़ेदान में फेंक दिया जाए, उसकी कोई वैल्यू ना हो। ये सब कुछ भारत में चल रहा था। लेकिन भारत की सरकार इस समय की आप जानते हैं 2014 के बाद की 370 उन्होंने खत्म किया, राम मंदिर का मामला भी सेटल करवा दिया, फिर वक्फ का संशोधन भी उन्होंने कर दिया, और जो मेजर इश्यू भारत के हैं उनको वो डील कर रहे हैं एक एक करके। अब ऐसी परिस्थिति में देश प्रोग्रेस भी कर रहा हो, देश में इकोनॉमिक संसाधन भी बढ़ रहे हो, डिफेंस के मामले में देश में डिफेंस के मामले में अब संसार में तीसरे नंबर पर कुछ रेटिंग एजेंसियों ने कह दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर दी कि पाकिस्तान निस्तेनाबूद होने की कगार पर खड़ा है। इमरान खान वाले मामले में वहां रावलपिंडी में बहुत कुछ चल रहा है, कर्फ्यू लगाने की बात कर दी। आप सोचिए कि इन सभी मामलों में ये जो सब कुछ चल रहा है, इन सभी मामलों में ये कहा जाए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश खत्म होने की कगार पर है, और उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होना, भारत में मोदी जी का नेतृत्व होना, भारत में ऐसे मुख्यमंत्री दिए गए जो अपने अपने राज्यों में बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जो सपना देख रहे थे 47 के पार्टीशन के समय पर कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान तो लड़के ले लिया, हिंदुस्तान हंस के आबादी से ले लेंगे, और पाकिस्तान इसलिए बना क्योंकि वहां सेनाएं सशक्त तैयार की जा सके और हिंदुस्तान को फतेह किया जा सके। हिंदुस्तान में लोग इसलिए, अंदाजा यह है कि इसलिए रोके गए पाकिस्तान गए लोगों के द्वारा, जिन्ना की पॉलिसीज के द्वारा, कि हिंदुस्तान में लोगों का रुकना आवश्यक है, अगर नहीं रुकेंगे तो हिंदुस्तान को कब्जा कैसे किया जाएगा। फिर मिर्जापंत समझौता सिर्फ इसलिए हुआ, या फिर नेहरू लियाकत समझौता इसलिए हुआ कि हिंदुस्तान में कैसे सुरक्षित रखे जाएं, और 100 वर्ष बाद ये हो जाएगा। आपने मौलाना अबुल कलाम की वो जीवनी भी पढ़ी होगी। अबुल कलाम की जीवनी में उसने कहा था कि मेरे मरने के 30 वर्ष बाद इसको खोलना। उस चैप्टर में, जिस चैप्टर में वो कहा गया था, उसमें ये कहा गया था कि भाई हम दारुल इस्लाम बन चुका होगा, यानी कि हिंदुस्तान फतेह कर चुका होगा पाकिस्तान। ऐसा भी लोगों का कहना है। उस समय मेरे ख्याल से अडवाणी जी के स्टेटमेंट हुआ करते थे। तो जब ये सब पॉलिसी चल रही है कि हिंदुस्तान को फतेह करना ही उद्देश्य है, और जो मेजॉरिटी समाज है, ये मेजॉरिटी समाज को खत्म करना ही उद्देश्य है,
तो फिर आप समझ लीजिए कि इस समय उनको कष्ट होना स्वाभाविक है। मदनी ने ये जो स्टेटमेंट दिए, इसके बाद बवाल होना स्वाभाविक था। जिहाद की बात उन्होंने कर दी तो जिहाद और जुल्म होएगा तो जिहाद होता रहेगा, जिहाद जिंदा रहेगा। आरिफ मोहम्मद ने, मतलब बिहार के गवर्नर ने, आरिफ मोहम्मद ने उसका जवाब भी दिया। उन्होंने कहा जिस विद्यालय से मदनी पढ़कर आते हैं, यानी कि मदनी पढ़कर आते हैं ये देवबंद से, जिस विद्यालय से पढ़कर आते हैं, वहां जिहाद का मतलब समझते हैं क्या है? वहां के जिहाद का मतलब है कि लोगों को दीन पर लेकर आओ और दीन पर ना आए तो उनका कत्ल कर दो। इसको जिहाद कहते हैं। दीन पर लेने का मतलब कि उनको मुसलमान बनाओ और मुसलमान बनाने का आग्रह करो, अगर वो मुसलमान ना बने तो उनकी हत्या करने में कोई बुराई नहीं, इसको जिहाद कहा जाए। यानी कि उनको कलम कर दो, उनके सर कलम कर दो, तो इसको जिहाद कहा गया। उनका बयान आ गया। उनके बयान के बाद मदनी, मतलब कितनी सही बात आरिफ मोहम्मद ने की, मुझे ये नहीं मालूम कि मदनी ने एएनआई को दोबारा इंटरव्यू पहले दिया या फिर आरिफ मोहम्मद ने बात पहले की। मदनी के पास एएनआई वाले पहुंच गए दोबारा। एएनआई वालों ने पूछा कि भाई आपने जो स्टेटमेंट दिया उसका क्या? उन्होंने कहा वो तो मैं एक समुदाय से आता हूं, मैं जिस एक संगठन का हिस्सा हूं और जिस संगठन का मतलब जमात इस्लामी हिंद क्या जनाब अभी आएगा फ्लो में तो मैं बताऊंगा। तो जमात हिंद की बात उन्होंने कर दी और ये कहा कि भाई मैं संगठन का हूं और वो खास कम्युनिटी का है, खास कम्युनिटी में ये असंतोष है। अच्छा, ये जो खास कम्युनिटी के असंतोष की बात कर रहे हैं, वो तो 1400 साल से असंतोष में है। 1400 साल से उसने कुछ किया ही नहीं। उसने सिर्फ एक काम किया कि कैसे भू राजनीतिक आंदोलन चलाया जाए, कैसे जमीनें कब्जा करी जाए, कैसे महिलाओं को परेशान किया जाए, कैसे लोगों को तबाह किया जाए, कैसे दूसरे समुदाय को खत्म किया जाए। और पूरे संसार में अल्लाह ने उनके लिए बनाया ही पृथ्वी और वही बैठेंगे केवल। ये इसके अलावा कुछ और भी किया है क्या? वहां जो अग्रणी रहा वो बड़े एजुकेटेड लोग। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार को कहना पड़ा कि मोर एजुकेटेड मोर एक्सट्रीमिस्ट हो सकता है। ये जो डॉक्टर्स वाला प्रकरण निकल कर आ रहा है, एक यूनिवर्सिटी पूरी पकड़ी गई है, पूरी यूनिवर्सिटी इलीगल खड़ी करी गई, उसमें आतंकवाद चल रहा था। हिंदुस्तान के अंदर भी तमाम जगह वो बम फोड़ने का, दिल्ली में उन्होंने फोड़ ही दिया है। वो प्रकरण जब सामने, और ये सर्जुल इस्लाम और इनका प्रकरण जो सामने आया, तो ये कहा कि भाई ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनका मॉड्यूल ये बन रहा है कि जितना ज्यादा पढ़ जाते हैं उनमें से बहुत बड़ी स्थिति में टेररिस्ट बन जाते हैं। ये पढ़ने क्या आए? आप याद करो कि ओसामा बिन लादेन बहुत एजुकेटेड था, उसने तो संसार तबाह करने की बात कर दी अलकायदा बनाकर। तो जो ज्यादा पढ़ा लिखा है वो भी इसी रास्ते में, जो नहीं पढ़ा लिखा रहा वो तो है ही है, जो नेतृत्व कर रहा वो है, जिसका नेतृत्व चल रहा वो है। सब में एक ही बात चल रही है भाई कैसे संसार को खत्म किया। अब उसके पीछे जो तर्क दिया जाता है वो एक ही तर्क है कि भाई वो तो उनके समय पर कहा गया था, वो तो फलाने कह गए थे, वो तो ढिमाके कह गए थे, वो तो इसमें कहा गया, उसमें कहा गया, उसमें ऐसा करा गया, उसमें वैसा करा गया। आज की सिचुएशन में लगातार कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको अधिकार दिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन और कुरान, संविधान कुरान के मामले में आते हैं तो फिर से कुरान पे ही लौट आते हैं, जिहाद अधिकार दिया है तब संविधान नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 नवंबर सन 1949 को जो स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि भाई हिंदुस्तान में अब कोई प्रोटेस्ट नहीं चलेगा, हिंदुस्तान में कोई विरोध नहीं चलेगा, हिंदुस्तान के अंदर कोई खुला जो भी करना है, इतना अच्छा सुंदर कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, उसके लिए हमने एक मैकेनिज्म बनाई, उस मैकेनिज्म के अनुसार ही भारत में सबको कोई काम करना है, उस मैकेनिज्म के अगेंस्ट में नहीं करना। जो भी इस मैकेनिज्म के अगेंस्ट में लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेता है और स्टेटमेंट ऐसा कुछ देता है तो वो भारत का अपराधी है। मौलाना मदनी जो कह रहा है वो दारुल इस्लाम बनाने वाली बात है, और वो आता कहां से? वो देवबंद से आता है। देवबंद का मतलब क्या है कि जो अभी आरिफ मोहम्मद ने कहा कि देवबंद का मतलब है कि जो मुसलमान ना बने उसके खिलाफ जिहाद चलाना, उसको कत्ल कर देना, ये उनके मतलब होते हैं। मदनी का बयान आया, मदनी से उन्होंने कहा कि भाई आप कह रहे हो कि भारत में असुरक्षित है मुसलमान, ये किस बेस पे कह रहे हो? संसार में सबसे ज्यादा सुरक्षित तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच तो ये कह रहा है कि विश्व में सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर मुसलमान कहीं है तो वो भारत में है। भारत में वो कुछ भी कह सकता है, कभी भी गाली सकता है। और मदनी जो स्टेटमेंट दे रहा है, ये भारतीय जो मदनी स्टेटमेंट दे रहा है, अगर किसी दूसरे देश में, इस्लामिक कंट्री में भी अगर उसके बादशाह के खिलाफ मदनी ने स्टेटमेंट दिया होता तो इसका अब तक सरकलम हो गया होता, मतलब वो 1-2 दिन भी नहीं बचता, ये काम खत्म हो गया होता इसका। लेकिन भाई भारत है, भारत में वो कह सकता है तो कह रहा है वो फंडामेंटल राइट हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए। जिहाद कॉन्स्टिट्यूशन ने तो नहीं दिया, तो जिहाद वहां से चलाओगे और बाकी सब फंडामेंटल राइट आप कॉन्स्टिट्यूशन से बताते जा रहे हो। फिर मदनी से उन्होंने कहा कि भाई सुरक्षा आप क्या कहना चाहते हो? उन्होंने कहा भाई हमारे लोग, अब आज की तारीख में सुरक्षा की बात आती है कि हम सुरक्षित नहीं है, दीवार से लगा दिए गए, ऐसा कर दिया गया, वैसा कर दिया गया, लिंचिंग हो रही, फलाना हो रहा है, धमाका हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाई ये बात तो ठीक नहीं है कि जो आप कह रहे हो, मतलब पत्रकार पूछ रहा है कि ये बात तो ठीक नहीं है आप जिस प्रकार से कह रहे हो।
कि असुरक्षा की भावना है, तो वो कहता है कि आपको मुसलमान बनना पड़ेगा, मुसलमानों को समझने के लिए मुसलमान बनना पड़ेगा, ये उसने कहा। मुसलमानों की असुरक्षा को समझने के लिए मुसलमान बनना पड़ेगा, यानी कि वो अभी भी बात करते समय पत्रकार को भी ऑफर दे रहा है कि तुमको मुसलमान बनना पड़ेगा। अभी भी वो जिहाद की बात कर रहा है, वो भी जिहाद छेड़े हुए, सामने सामने बैठा हुआ है, सामने सामने जिहाद छेड़ रहा है, कह रहा है कि तुमको मुसलमान बनना पड़ेगा। अच्छा, एक और बात है, मुसलमान बनना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, कुरान मैंने भी पढ़ी है और मुझे किसी मुसलमान से ही मैंने मांगी थी। मैंने उनसे कहा कि मुझे कुरान दीजिए। उनके दोनों वर्जन पढ़े, इंग्लिश का वर्जन भी पढ़ा, हिंदी वर्जन भी पढ़ा, मैं बाकी अरबी फारसी तो जानता नहीं हूं। किसी ने मेरे से कहा कि कुरान को आप मुसलमान की दृष्टि से पढ़ेंगे तो आपको दूसरी दृष्टि मिलेगी, और आप नॉन मुस्लिम की दृष्टि से पढ़ेंगे तो दूसरा मिलेगा। कुरान को मुसलमान की दृष्टि से अगर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि संसार हमारे लिए है और सारे संसार को खत्म करने में भलाई है, और संसार को अगर हम खत्म करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर किसी को मार देते हैं तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने ऐसा भेजा है कि भाई तुम तो शासन करने के लिए पैदा हुए, तुम जिहाद खेलने के लिए पैदा हुए। मदनी के बयान को आरिफ मोहम्मद ने जो इंटरप्रिटेशन किया वो ये किया कि कुरान अगर मदनी या देवबंद की नजर से पढ़ोगे तो सारे संसार को खत्म करने में कोई बुराई नहीं है, और वो जिहाद छेड़ने में कोई बुराई नहीं है, जिहाद में सामने वाले को खत्म करने में कोई बुराई नहीं है। उसको ऑफर दो और उसको मुसलमान बना लो, ना मुसलमान बने तो उसको जिहाद छेड़ दो। पत्रकार के मामले में एएनआई वाला इंटरव्यू आप देखिएगा, हालांकि एएनआई का इंटरव्यू हम दिखा नहीं सकते, इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि एएनआई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को कवरेज तो करती है, लेकिन एएनआई भारत के प्रधानमंत्री की भी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेती है, जो वो पब्लिश नहीं होने देती, वो अपने लोगों को देती है। बाकी लोग प्रधानमंत्री को भी, जिसका पब्लिक का राइट है, मेरा राइट भी है, उनके खिलाफ भी मुकदमे कर देते हैं, तमाम सेटलमेंट करते हैं। वो मतलब वो है, तो अगर आपको नहीं दिखाना तो आप पब्लिक में ना डालते, आप अपने पास सुरक्षित उसको रखिए, और अपने जो आपके सब्सक्राइबर हैं उनको दिखाइए। आप पब्लिक में भी डालते हैं और फिर उस पर कॉपीराइट की भी बात करते हैं। तो एएनआई वाला है इसलिए दिखा नहीं सकते, लेकिन एएनआई के पत्रकार को ऑफर जरूर दे दिया मदनी ने, और मदनी अब कह रहा है कि तुमको मुसलमान बनना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि कुरान को मैंने पढ़ा तो हिंदू दृष्टि से पढ़ा, और उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी मुझे लगी कि जो आपत्तिजनक है, लेकिन मुसलमान की दृष्टि से पढ़ोगे तो वो तो शासक बन रहा है, उसको तो हूरें मिल रही हैं, वो तो जन्नत में जाएगा, और वो दो जन यहाँ देखना नहीं चाहता है, उसे तो महिलाओं को राइट मिला, उसको ये राइट मिला। तो इस्लाम को अगर आप मुसलमान की दृष्टि से पढ़ेंगे तो सारे संसार को मानने का अधिकार लगता है और अंदर से इनकरेज होता है कि इनको खत्म कर दो। लेकिन आप अगर हिंदू की दृष्टि से उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता खोलता है, और वो रास्ता कहां जा रहा है? कन्हैया वाले प्रकरण की तरफ जा रहा है, जिसमें सर से तन से जुदा वाले बाला, और मदनी तो ऐसे ही कह रहा है। मदनी के बयानों को, मतलब जब वो ये कहता है कि मुसलमान बनना पड़ेगा, तो वो साफ तौर पर कह रहा है कि आपको समझने के, आप हमको समझना चाहिए तो मुसलमान बनने का मतलब ये हो गया कि सारे संसार को खत्म कर दो, हिंदुस्तान में सबको खत्म कर दो, और अब केवल हम रहेंगे। वो यासिर अराफात कहा करते थे कि भाई देखो, हम तो जंगजू हैं, हम तो युद्ध करने के लिए पैदा हुए, मुसलमान का मतलब है लड़ाई लड़ना, हमको कोई नहीं मिलेगा तो हम घर में लड़ेंगे, और घर में भी कोई नहीं मिला, हम अकेले बच्चे तो एक हाथ से दूसरे हाथ में लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे जरूर, ऐसा नहीं हो सकता कि लड़े नहीं। ये यासिर अराफात वो फिलिस्तीन वाला कहता था। तो ये जो मदनी ने कहा, वो मुझे लगता है कि उसने तो गजब की बात कर दी। अब इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सू मोटो संज्ञान लेगा क्या? सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहा है, कह रहा है कि बाबरी मस्जिद से लेके जो जजमेंट आया वो तो हमारे लोगों को पसंद ही नहीं आया। हमारे लोगों को पसंद नहीं आया मतलब केवल वो मुसलमानों के पक्ष में आने चाहिए, मुसलमानों के विपक्ष में अगर चला जाएगा तो वो उनको संस्था ही नहीं चाहिए, वो संस्था ही डिस्प्यूटेड है। तो वो कहता है कि मुसलमान बनना पड़ेगा, आपको मुसलमान बनकर समझना पड़ेगा। जिस दिन आप मुसलमान बनकर समझ जाओगे उस दिन आप हमारी बात से सहमत हो जाओगे। ठीक तो कह रहा है। ये तो आपको सोचना है कि कैसे रोकना है, ये तो आपको सोचना है कि आबादी कैसे बढ़ानी है, ये तो आपको सोचना है कि मेजोरिटी में वो चले जाएंगे तो क्या होगा, ये तो आपको सोचना पड़ेगा कि परिवार नियोजन हमने कर लिया तो वो तो करते नहीं है, फिर आगे क्या भविष्य होगा, क्या खत्म होने पर जा रहे हैं। इन सभी बातों का विचार हमने करना पड़ेगा। मदनी जैसे लोग इस तरह के बयान देते हैं, इनके खिलाफ सू मोटो संज्ञान लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, इसको मैं भी देखूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।